नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आई नेश 24/7। वक्त है 5 का पंच का। इस बुलेटिन में हम आपको आज दिन भर की 5 बड़ी और अहम खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहली खबर हम आपको बताएंगे ब्रिटेन से, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से इस बात की अटकलें चल रही थी। दूसरी खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की मामले में एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंथन की। भोपाल में यूसीसी समिति की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए हैं। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यूसीसी को लेकर सवाल उठाए हैं। चौथी खबर ईडी की रेड की। जबलपुर और रीवा में ईडी ने कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले हैं। इस कार्रवाई में करीब 3 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। पांचवी खबर मॉनसून की एंट्री की। देर से ही सही, लेकिन छत्तीसगढ़ में मॉनसून की एंट्री अब हो गई है। कई इलाकों में झमाझम बारिश भी देखने को मिली। तो ये 5 खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, पहली खबर आप देख पा रहे हैं, कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसकी बहुत सारी वजह है। पार्टी में लगातार उनका विरोध हो रहा था, असंतोष था, इस्तीफे थे और इस वजह से उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। ये देखिए, दूसरी खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। चलिए, इन 5 खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 45 गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए वो निकले। बनरौत के पास बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का भी प्रयोग किया गया। ग्रामीण सड़क, पुल जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर कलेक्टर अविनाश मिश्रा भी पहुंचे हुए हैं। लाउडस्पीकर के जरिए प्रदर्शनकारियों से वो संवाद कर रहे हैं। 17 साल से 45 गांव के लोग, ये 45 गांव जो है वो पुल, सड़क और कनेक्टिविटी की समस्या से परेशान है। तो इन 45 गांव के लोग जो हैं वो 17 साल से परेशान है। पुल नहीं है, सड़क नहीं है, अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है और कलेक्टर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। चलिए, शुरुआत करेंगे 5 के पंच की पहली खबर। कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इसकी बहुत सारी वजह हैं। लेबर पार्टी में असंतोष था, लोग इस्तीफे दे रहे थे। क्या है पूरी खबर? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोमवार को प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी को नहीं लगता कि मैं अगले चुनाव में नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हूं। स्टारमर का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब लेबर पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा था। हाल के महीनों में कई सांसदों और मंत्रियों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। स्थानीय चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन और गिरती लोकप्रियता ने भी उनके ऊपर दबाव बढ़ा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंडी बरहम उनके उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। बरहम ने हाल ही में मैकरफील्ड उपचुनाव जीतकर संसद में वापसी की और उन्हें लेबर सांसदों के बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त बताया जा रहा है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी वजहों के कारण कीर स्टारमर ने इस्तीफा दिया है और ब्रिटेन में हाल के वर्षों में यह देखने को क्यों मिल रहा है? सचिन जी, देखिए, जो स्टारमर है वो अच्छे भारी बहुमत के साथ जीतकर 2024 में आए थे और जो उनका कार्यकाल है वो भी 2029 तक है। उन्होंने अच्छे काम भी किए थे, लेकिन पिछले दिनों जो महंगाई को लेकर प्रदर्शन हुए, दूसरा
अमेरिका का विरोध किया है स्टारमर ने। तीसरी बात है कि वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं वो प्रभावित हुई है, उसको लेकर स्टारमर जो है वो ब्रिटिश लोगों की आलोचना के केंद्र में हो गए। यहाँ पर जानना जरूरी है कि ऋषि सुनक के पहले लगातार वहाँ पर प्रधानमंत्री बदल रहे थे, लेकिन स्टारमर ने वहीं पर जो है वो सरकारों को स्थायित्व प्रदान किया। लेकिन वहाँ के लोग जितने जागरूक हैं और खासकर अपने अधिकारों को लेकर बाहर बहुत जागरूक है। ब्रिटेन बहुत उदार देश है लोकतंत्र को लेकर, और यही कारण है कि स्टारमर को जब चुनौती मिली दूसरे नेता से, तो उनको यह भी समझ में आ गया कि आने वाले चुनाव में लेबर पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहती। और जब लेबर पार्टी की ओर से यह संदेश उनके पास गया, तो अंततः स्टारमर ने अपने पद से हटना उचित समझा और उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। सचिन जी। बिल्कुल, तो अब देखना होगा अगला प्रधानमंत्री कब पद की शपथ लेते हैं। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हम चलिए दूसरी खबर का रुख करेंगे। तो राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आई है, यह मामला और गंभीर होता जा रहा है। क्या है पूरी खबर? अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज अपनी शुरुआती रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। जांच के दौरान टीम ने 7 पेनड्राइव में अहम डेटा सुरक्षित किया है और करीब 150 संदिग्धों के नाम चिन्हित किए हैं, जिनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट से जुड़े कई प्रमुख पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। एसआईटी ने चढ़ावे की गिनती, बैंक में धनराशि जमा करने की प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज और वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की है। इस बीच अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की बरामदगी का दावा किया गया है। वहीं मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज न होने को लेकर विपक्ष और ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जांच प्रक्रिया को लेकर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। लखनऊ ब्यूरो प्रमुख टीएन मिश्रा हमारे साथ में हैं। मिश्रा जी, जानना चाहेंगे कि एसआईटी ने क्या क्या जांच की है, कब तक मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप सकते हैं, क्योंकि अब 5 बज चुके हैं। और यह सवाल आपसे भी कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है? देखिए सचिन, लगातार विपक्ष जो है अगर तंज कस रहा है और एसआईटी अपनी जांच कर रही है। सीएम योगी का शुक्र 15 दिन के अंदर रिपोर्ट का सारे परिणाम सामने आएंगे। लेकिन आज सीएम योगी लखनऊ के बाहर है, इसलिए जो है अभी तक रिपोर्ट एसआईटी ने सौंपी है। और माना जा रहा है रात में जब वो आएंगे तब रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन जो ये 150 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की है एसआईटी ने, इसमें सीधे जो है कि जो मंदिर के सबसे सवाल से हटभरे लोग हैं, संपत राय से लेकर के उसकी गणना में जो कर्मचारी है, तो सबसे पहले चरण में 40 लोग हटाए जाते हैं। गणना के पहले 30 हटा दी गई है। ये अपडेट है पूरा। और मंदिर ट्रस्ट को जो है जितने लोग इसमें जुड़े हैं उनके सीधे कहा गया एसआईटी ने कि कोई अयोध्या नहीं छोड़ेगा, चाहे उसमें गोपाल राय हो, चाहे संपत राय हो, चाहे आनंद हो, या जो अन्य उनके साथी जो अनिल मिश्रा है, इन सबसे कहा गया कि आप अयोध्या नहीं छोड़ेंगे, आपको अयोध्या में रहना होगा। तो ये स्थिति है कि सारा एसआईटी एकदम जागरूक है। माना जा रहा है कि एसआईटी सीएम को रिपोर्ट सौंपने के बाद दोबारा जांच शुरू कर सकती है, क्योंकि अभी इसमें 150 पन्ने की रिपोर्ट तैयार किया सौंपेगी। फिर मुख्यमंत्री देखें क्या होगा और किस पर एक्शन लिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि एक्शन होगा और जो जिम्मेदार है इसमें रखेंगे, बचेंगे नहीं। जी सर। मिश्रा जी, एक वर्ग है जो लगातार ये कह रहा है कि आप सवाल मत उठाइए, इससे राम मंदिर बदनाम हो रहा है। क्यों सवाल ना उठाया जाए? छोटी मोटी अनियमितता होती है तो लोगों के घर पे रेड पड़ जाती है। यहां कोई कह रहा है 2 करोड़ की गड़बड़ी हो गई, कोई बताता है कि 200 करोड़ तक का पूरा मामला है। तो कब तक सरकार पीछे हटते रहेगी? चंपत राय इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? एक वर्ग ये भी बात कर रहा है कि भाई अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? भाई सरकार अपनी छवि को लेकर परेशान, उसको अगले साल चुनाव में आना है। तो सरकार जो चुनाव में पॉइंट ऑफ व्यू देती है, अगर सरकार खुल के सामने आती है तो सरकार संलिप्त है। इसीलिए सीएम योगी ने कहा लोग जो है रखे, 15 दिन तक थोड़ा टाइम दें। अगर 500 साल राम मंदिर के लिए प्रयास किया है तो थोड़ा समय और दे दें, तो उनका। लेकिन सीएम योगी ये भी उनका है इसके जिम्मेदार पर एक्शन होगा। यहाँ की बात सही है, लेकिन लगातार चाहे संजय सिंह हो आपके, चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस का जय राय हो, सारे लोग मांग कर रहे हैं कि एफआईआर होनी चाहिए। और संजय सिंह ने खुद तहरीर दी एफआईआर की।
तो इसके अलावा कई और लोग उद्देश्य चुके हैं। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। अब ये हाईकोर्ट क्या निर्देश देता है बाद में पता चला, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष पूरा तरह हमलावर है और वो पूरा राम जन्मभूमि की ट्रस्ट को और सरकार को प्रतिरोध खड़ी कर रहा है और सीधा विपक्ष कह रहा है ये चंदा चोरी में सब इन्वॉल्व है और भाजपा को उसको जो है आड़े हाथे लिया है और फिर भाजपा में प्रशासन को लेकर के और सत्ता पर सबको जोड़ रहा है और विपक्ष कह रहा है ये विश्लेषण गड़बड़ी की जाएगी। जैसे जो है जो प्रयागराज की रिपोर्ट हुआ था आज तक साफ नहीं हो पाया एसआईटी की, तो आज कहीं ये न हो कि यहाँ अयोध्या की एसआईटी की यही रिपोर्ट हो कि यहाँ लोग जो है ठगे से महसूस किया। बिल्कुल टीएन मिश्रा, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। देखना होगा कि एसआईटी अपनी जांच में क्या कुछ सामने लेकर के आती है और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। चलिए तीसरी खबर का रुख करेंगे। तो भोपाल में प्रशासनिक अकादमी में यूसीसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है। क्या है पूरी खबर? भोपाल में प्रशासन अकादमी में यूनिफाइड सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक जारी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति इस ड्राफ्ट पर विभिन्न वर्गों से सुझाव ले रही है। बैठक में महिला बाल आयोग, SC/ST आयोग, ओबीसी और अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं से भी राय शुमारी की जाएगी। समिति के सदस्य और जनजातीय मामलों के जानकार बधुपाल सिंह ने आदिवासी समुदाय की भागीदारी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात में आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से अलग रखा गया है। संविधान में आदिवासी समुदाय को विशेष अधिकार प्राप्त है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी केवल सुझाव लिए जा रहे हैं, जिसके आधार पर आगे अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूसीसी को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले उन राज्यों का अनुभव सामने लाया जाए जहां यूसीसी लागू किया जा चुका है। पटवारी ने आदिवासी समुदाय की परंपराओं और अधिकारों को लेकर भी चिंता जताई गई है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया है। यूसीसी से पहले मध्य प्रदेश से पहले गुजरात में, उत्तराखंड में और आसाम में हुआ है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से इसमें सोच रहा है कि ये केंद्र से संबंधित जो हमारा स्ट्रक्चर है, जिसको केंद्र और राज्यों के अपने अपने अधिकार हैं, उसके अंतर्गत ये केंद्र से अंतर्गत आने वाला विषय है। राज्यों में इससे पहले गुजरात में किया, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? आसाम में हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? उत्तराखंड में हुआ, वहां पर इसके बाद किस तरह की परिस्थिति, इसका क्या आकलन सरकार ने किया है क्या? मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से अलग स्टेट है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,60,00,000 आदिवासी परिवार के लोग यहाँ एक तरह से स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं। उनकी अपनी संस्कृति है, उनका अपना संस्कार है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी सभ्यता है। मैं मानता हूं कि क्या ये यूसीसी से उन आदिवासियों के हितों के साथ हम कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ में। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूसीसी की तैयारी चल रही है, मध्य प्रदेश सरकार लगभग अब इसे लाने वाली है, बैठक भी चल रही है, लेकिन सरकार कैसे संतुष्ट करेगी आदिवासी वर्ग को, मुसलमानों को, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है, अगर फिलहाल की स्थिति देखें तो मुझे लगता है आदिवासियों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सरकार को नहीं है। उसका बड़ा कारण यह है कि जैसे दूसरे स्टेट्स में आदिवासियों को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है, वही स्थितियां मध्य प्रदेश सरकार लगभग इसका मन बना चुकी है। और उसका बड़ा कारण यह है कि जो पुराने डॉक्यूमेंट्स और जो बाकी कागजाती जरूरतें हैं वो शायद आदिवासियों के पास नहीं है, सरकार ने मान लिया है, तो आदिवासियों को इसमें बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अन्य वर्गों के लिए जरूर सवाल उठेगा, क्योंकि कई जगह पे देखा है हमने, अन्य धर्मों के लोगों ने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है। मध्य प्रदेश में भी चाहे कांग्रेस की बात करें या अल्पसंख्यक विधायक आरिफ मसूद की बात करें, इनने कई सारी अपीलें की है और आपत्ति। बिल्कुल अनुराग जी, आपको बीच में रोकूंगा। बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
खरं म्हणजे आजच्या या पत्रकार परिषदेत उपस्थित आपले शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदासभाई कदमजी, आपले दुसरे नेते गजाभाऊ कीर्तीकर, तिकडे गुलाबराव पाटील आणि बाकी सर्व आपले मंत्री आहेत, समोर मागे मंत्री आहेत, बाकी आपले खासदार आहेत, सगळे श्रीरंगाप्पा आहेत आणि हे सगळं आपला समोर खासदार आहेत, आमदार आहेत, सर्व आमचे हे शिवसेना हे कुटुंब आहे, परिवार आहे. हा एक परिवार या आपल्या शिवसेना परिवारामध्ये, खऱ्या शिवसेना परिवारामध्ये, बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेना परिवारामध्ये, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या शिवसेना परिवारामध्ये आज हे आपले कट्टर शिवसैनिक खासदार सामील झालेले आहेत. त्यांचं मी मनापासून शिवसेनेमध्ये स्वागत करतो. बिल्कुल, तो देखिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने जानकारी दी कि कुछ सांसद जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर के जो शिवसेना बनी है उसमें शामिल हो रहे हैं. वाकचौरे और नागेश पाटिल शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं. निम्बालकर और संजय पाटिल भी शिंदे गुट में शामिल हो गए. ये एक बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहते रहते उन्हें झटका लगा, पार्टी उस समय भी टूटी और एक बार फिर ये बड़ा झटका. 6 सांसद यूबीटी के यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के अब जाने के लिए तैयार हैं शिंदे फैक्शन में. और इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की, ये देखिए एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस. शिंदे गुट में शामिल उद्धव के 6 बागी सांसद संजय जाधव, सांसद संजय देशमुख, वाकचौरे और नागेश पाटिल शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने एक तरीके से ये तंज कसा. उन्होंने कहा कि ये उस शिवसेना में शामिल हो रहे हैं जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारों की शिवसेना है. निम्बालकर और संजय पाटिल भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं. ये बड़ा झटका. अब उद्धव ठाकरे के पास में सिर्फ 3 सांसद रहेंगे. हालांकि संजय राउत ये कई बार साफ कर चुके हैं कि कानूनी लड़ाई वे लड़ते रहेंगे. एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है. शिरडी से सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे शामिल हो गए हैं शिंदे गुट में. परभणी से सांसद संजय जाधव शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं. ये देखिए यवतमाल वाशिम से सांसद संजय देशमुख भी शामिल हो गए हैं. चलिए अगली खबर का रुख करेंगे. तो जबलपुर और रीवा में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई जगहों पर छापेमारी की. बहुत बड़ी कार्रवाई. ये एफआईआर दर्ज की थी ईडी ने. उसके बाद ये दोनों शहरों में कई महत्वपूर्ण जगहों पर उन्होंने कार्रवाई की. क्या है पूरी खबर? जबलपुर और रीवा में ईडी ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की. ईडी की टीमों ने कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले. कार्रवाई के दौरान 23,50,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं, जबकि विभिन्न बैंक खातों में जमा करीब 2,93,00,000 रुपए की राशि फ्रीज की गई है. बताया जा रहा है कि यह जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि ईओडब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत शुरू की गई है. ईडी संदिग्ध वित्तीय लेन देन, आय से अधिक संपत्ति और कथित अवैध निवेश की भी जांच कर रही है.
तो ये देखिए, कार्रवाई के दौरान 23,50,000 रुपए नग जब्त किए गए हैं। हमारे साथ में सहयोगी फतेह सिंह है। फतेह, बड़ी कार्रवाई की है ईडी ने, अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं? जी बिल्कुल सचिन, यहाँ पर आपको बता दें, ये रीवा की जो पक्षधर कॉलोनी है, यहाँ पर ये डामर का के जो ठेकेदार होते हैं, ये उनके घर पर ईडी ने शुक्रवार को यहाँ पर छापा मारा था और इसके साथ ही जबलपुर में भी ईडी ने यहाँ पर दबिश दी थी। इसको लेकर ईडी ने जो ये पूरी कार्रवाई की है और वहाँ के जो दस्तावेज जो खंगाले गए, उस दौरान ये ईडी ने उनके जो खाते में जमा थे 2.5 करोड़ से ज्यादा, वो यहाँ अभी फ्रीज करवा दिए हैं और साथ ही 23 लाख से ज्यादा की जो नगद राशि थी वो यहाँ पर जब्त की है। इसको लेकर ये जो पूरा मामला था, इसकी ईओडब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर पीएमएल के तहत ये पूरी जांच शुरू हुई थी और जिसके बाद ईडी ने ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर एक साथ रीवा और जबलपुर में की थी। अभी फिलहाल जो दस्तावेज है उनकी जांच में ईडी है जो वो अभी जुटी हुई है और इसको लेकर जो जबलपुर के जो अन्य डामर ठेकेदार हैं उनके बिल्कुल देखना होगा कि अब जांच कहां तक पहुंचती है। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद फतेह। चलिए तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है। दंतेवाड़ा जिले के रास्ते मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुका है। लंबे इंतजार के बाद अब छत्तीसगढ़ के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस बार की जो गर्मी थी वो झुलसा देने वाली थी। लोग परेशान थे और मानसून का इंतजार कर रहे थे। हालांकि 23 तारीख बताई गई थी, लेकिन आज 22 तारीख है और आज ही मानसून की एंट्री हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मानसून की एंट्री दंतेवाड़ा जिले के रास्ते हुई, जिसके साथ ही बस्तर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अनुकूल परिस्थितियों के चलते मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों को भी अपने चपेट में ले लेगा। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है। वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है। पानी न गिरने से किसान सबसे ज्यादा परेशान थे और उन्होंने भी राहत की सांस ली है। दंतेवाड़ा के रास्ते छत्तीसगढ़ में मॉनसून एंट्री कर रहा है। जून का आखिरी समय आ चुका है और अब जाके मॉनसून ने जो है वो छत्तीसगढ़ में दस्तक दी है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मौसम में अब क्या अपडेट रहने वाला है। सर, जून खत्म होने के लिए आ गया है और अब जाके जो है वो दंतेवाड़ा में मॉनसून ने एंट्री किया है। आने वाले समय में किस तरीके से अपडेट रहेगा? जैसे कि छत्तीसगढ़ में आमतौर पर जो मानसून की जो डेट है ये 12-13 जून रहती है। जो आज 22 जून को मानसून आया है, दंतेवाड़ा में आया, मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, सुकमा, बस्तर, इस जगह पे मानसून आ गया है। लगभग ये 10 दिन तक लेट हुआ मानसून और आने वाले दिनों में मानसून की जो गतिविधि है थोड़ी हल्की हल्की बढ़ेगी और 2-3 दिन में उम्मीद ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर देगा। मतलब 2 से 3 दिन में छत्तीसगढ़ में पहुंचेगा। सर, दंतेवाड़ा के बाद और कौन से जो इलाके हैं वो जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं मानसून से? अभी जो पूरे प्रदेश का जो हाल है, लगभग 63% वर्षा कम है और ये सभी जिले प्रभावित है। कई के जिले में तो 80% तक बारिश कम है। और ये जो जैसे आप बोलते प्रभावित कौन से जिले होने वाले, सभी जिले लगभग अभी तक प्रभावित है। और जब बंगाल की खाड़ी में कोई डेवलपमेंट होगा, मतलब सर्कुलेशन, ये लो प्रेशर बनेगा, तब मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा। राजधानी रायपुर के लिए हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ तेज हवा भी चलने की संभावना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से दंतेवाड़ा के रास्ते जो है वो छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है। अब ऐसे में राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में 1 से 2 दिनों में मौसम विभाग के अनुसार मानसून जो है वो पूरी तरीके से दस्तक दे देगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनीष त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।